लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला आदमी आपको चेक देता है। आप उस चेक को अपने बैंक की ब्रांच में डिपॉजिट करते हो और वो चेक बाउंस हो जाता है क्योंकि सामने वाले ने पैसा रोक दिया या फिर सामने वाले के पास पैसे नहीं है जिसने आपको चेक दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? क्या आपको पैसा मिलेगा? आपको एक चेक का पैसा वसूल करने के लिए आपको कितने केसेस फाइल करने पड़ेंगे? क्या एक चेक बाउंस में दो केस हो सकता है, सिविल और क्रिमिनल? उसकी क्या टाइम लिमिट है? कौन सी कोर्ट में वो चेक बाउंस का केस फाइल होगा? उसकी पनिशमेंट क्या है? कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? कितना टाइम लगेगा चेक बाउंस के केस को ख़त्म होने में? कौन केस फाइल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उसका मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। दूसरा पॉइंट है वो कैन फाइल अ केस इन 138 केस। ठीक है। When can we file a check bounce case? When we cannot file a check bounce case, how many cases can we file in single check that bounce? मतलब एक चेक बाउंस हो उसमें कितने केसेस फाइल कर सकते हैं? लिमिटेशन क्या है केस को फाइल करने की? कौन सी कोर्ट में ये केस जाएगा? क्या होगा अगर लेट कर दिया आपने फाइलिंग में? कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? क्या सामने वाले को पनिशमेंट मिलेगी? बेल का क्या प्रोविजन है? कितना टाइम लगता है केस को खत्म होने में? और उसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है वो भी आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट केवल टांचक। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले मीनिंग एंड एग्जाम्पल के बारे में। अ चेक बाउंस केस इज अ लीगल मैटर इन इंडिया दैट हैपन्स व्हेन अ चेक इजंट हॉनर्ड बाय अ बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला जो बंदा है वो आपको चेक देता है। अभी वो चेक क्यों देगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आप एक दुकान चलाते हो और आपने एक कस्टमर को 5 लाख का सामान बेचा। अब सामने वाले ने आपको चेक दे दिया 5 लाख का। आपने क्या किया, दूसरे दिन आप अपनी बैंक में गए, आपने डिपॉजिट किया चेक और आपको पता चल गया कि चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। तो आपको पैसा तो चाहिए ना वापिस। 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसी को यही पूरा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको बोलते हैं चेक बाउंस का केस। अभी नीचे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी देता हूं। समवन राइट्स यू अ चेक, मतलब वो पर्सन वो wrote इट इज अ ड्रोवर। मतलब जो आदमी चेक लिखता है उसको ड्रोवर बोलते हैं। यू ट्राई टू एनकेश इट एट योर बैंक बट इट बाउंस, बैंक रिफ्यूज टू पे। मतलब क्या होता है कि आप अपनी बैंक में उसको डिपॉजिट करते हो और बैंक जो है वो रिफ्यूज कर देती है। क्यों? क्योंकि उस सामने वाले के बंदे के पास पैसे ही नहीं है। तीसरा है रीजन फॉर बाउंसिंग, नॉट इनफ मनी इन बैंक अकाउंट ड्रोवर। अभी ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, रीजन ऑफ बाउंसिंग, जैसे कि सामने वाले के पास पैसे ही नहीं है, तो ये तो एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गया। ऐसा बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले के पास पैसे नहीं होते। कभी कभी सामने वाला जानबूझ के आपका पेमेंट अटका देगा। लोग ऐसा करते हैं, आपके पास आपके साथ चीटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपका 5 लाख का सामान खरीद लिया, फिर आपको वो लोग लटकाते रहेंगे। तो इसीलिए 138 को बहुत ही आगे लेके जा चुके हैं। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अतुल राइट्स यूर चेक फॉर ₹10,000 फॉर सम वर्क यू डिड। मतलब अतुल जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको चेक दिया 10,000 का। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। एंड यू डिपॉजिट इट बट इट बाउंस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। यू फॉलो द स्टेप बिलो टू रिकवर द मनी एंड पोटेंशियली गेट अ पेनल्टी फॉर ट्रबल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने चेक डिपॉजिट किया, वो चेक बाउंस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला जो बंदा है, मतलब यहाँ पे अतुल जो है, उस अतुल को पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। वो जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। दिस सिचुएशन इज कवर्ड बाय सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हियर इज व्हाट वी कैन डू। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सेंड अ लीगल नोटिस। यू सेंड अ रिटर्न डिमांड टू अ ड्रोवर ऑफ द चेक आस्किंग फॉर पेमेंट विद इन 15 days। मतलब यहाँ पे ड्रोवर ऑफ द चेक कौन है? अतुल। मतलब यहाँ पे मैंने बताया ड्रोवर कौन होता है। समवन राइट्स यू अ चेक, वो पर्सन जिसने चेक बनाया वो ड्रोवर है। यहाँ पे अतुल ने बनाया था चेक आपको देने के लिए। 10,000 का चेक था लेकिन वो बाउंस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये जो बोर्ड में लिखा ना मैंने, सेंड अ लीगल नोटिस। और उस लीगल नोटिस में ये लिखना है कि अतुल, भाई अतुल, तुझे मुझे 15 दिन में पैसा देना है। अभी वो 15 दिन कहाँ से काउंट होगा? अभी समझो आज तारीख है 1 जनवरी और दूसरी जनवरी को उसको चेक लीगल नोटिस जो है वो मिल गया सामने वाले को। तो 16 जनवरी तक उसके पास टाइम है आपको पैसा देने का। फिर अब 17 से आप जो है केस फाइल का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं।
और दूसरा है फाइल अ कंप्लेंट इफ दे डोंट पे यू द फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट इन कोर्ट अंडर सेक्शन 138। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एक सिविल केस भी फाइल कर सकते हो जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो जिसको बोलते हैं 138। उसमें सामने वाला जो अतुल है उसको सजा भी मिल सकती है और या तो कंपनसेशन देने को भी बोल सकती है कोर्ट आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है हु कैन फाइल अ केस इन 138 केसेस। ठीक है, in a bounce check case covered by section 138 of the law only the following people can file a complaint। मतलब नीचे के जो दो ये जो ऑप्शन मैंने दिए हैं वही लोग केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सन द चेक वॉज रिटर्न टू, मतलब पेई, मतलब आपको चेक दिया गया था। ठीक है, अतुल ने चेक आपको दिया 10,000 का, तो आप जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। आपका नाम है पेई, कानून में आपको पेई बोलते हैं, और जो पर्सन था जिसने चेक बनाया अतुल, उसको ड्रोवर बोलते हैं। Even if the payee can't come to the court themselves due to old age or other situation, they can send someone with a legal document power of attorney to act on their behalf। मतलब यहाँ पे क्या होता है, समझो एक एग्जांपल देता हूं। अतुल ने आपको चेक दे दिया और वो बाउंस हो गया। अभी कंडीशन ये है कि आप बहुत ही बूढ़े हो, आप इतना आप ट्रैवल करके आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप भाग दौड़ कर सको तारीख पे तारीख। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक दूसरा कोई जवान आदमी को सिलेक्ट किया जो भागदौड़ कर सके, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि आप उसको राइट देते हो कि आपके बिहाफ पे वो जाके कोर्ट में लड़े, आपको रिप्रेजेंट करे कोर्ट में। तो ऐसा बंदा कोई होता है तो वो भी चेक केस फाइल कर सकता है। Things get a bit trickier for a companies or organization that get check bounce check. Since they aren't a real people, they can't go to court. That's why these cases must be filed by a real person who represent the company like authorized officer। अभी देखो, मैंने जो पहले आपको एग्जांपल दिया उसमें अतुल था, अतुल एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो, तो यहाँ पे फंडा एकदम क्लियर है, आप दोनों ही केस फाइल कर सकते हो। अगर आप बूढ़े हो तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी जवान आदमी को देके केस फाइल करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप दोनों, और आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, अगर आप नहीं फाइल कर सकते, आप बूढ़े हो, तो आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो तीनों भी इंसान है। तो यहाँ पे फंडा एकदम क्लियर है कि ये तीनों इंसान है, तीनों में से कोई जो है वो केस जो है वो फाइल हो जाएगा, केस आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, अब कंपनी कोई जिंदा आदमी तो नहीं है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस है वो कंपनी है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका जो ऑथोराइज पर्सन है वही चेक केस फाइल कर सकता है। ठीक है, रिलायंस कंपनी खुद चल के नहीं जाएगा क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वेन कैन वी फाइल अ चेक बाउंस केस, मतलब कब केस फाइल कर सकते हो, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। जनरली क्या होता है, आपका कोई, अभी समझो कोई ऐसा आदमी है जिसका चेक बाउंस हुआ, वो आपका फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, वो आपको ऐसा झूठा वादा करता रहेगा कि मैं देऊंगा देऊंगा, लेकिन आपका 5 साल ऐसे ही चला गया, फिर आपको थोड़ा गुस्सा आया कि अभी केस फाइल करते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं आपको एक रीड करके बताता हूं। You can file a check bounce case under section 138 of Negotiation Instrument Act when the following conditions are met। पहला जो है वो चेक बाउंस हुआ, ठीक है, सीधी बात है। The check you received must have bounced, meaning the bank couldn't honor it due to insufficient fund in the issuer's account। मतलब यहाँ पे जो अतुल ने आपको चेक दिया, उसके पास पैसे ही नहीं थे, फिर भी आपको 5 लाख का चेक दे दिया, या तो 10,000 का चेक दिया, उसके पैसे नहीं थे, आपको चीटिंग किया। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो सामने वाला अतुल है वो जानबूझ के आपका चेक जो है वो स्टॉप करवा देगा, तो ऐसे में भी हो सकता है कि आप उसमें ऊपर केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है डिमांड नोटिस भेजना। यू मस्ट सेंड अ लीगल डिमांड नोटिस टू द पर्सन हु इश्यूड अ चेक विद इन 30 days ऑफ द रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंस। दिस नोटिस डिमांड्स पेमेंट ऑफ चेक विद इन 15 days। अभी ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको इजी समझाता हूं। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो अतुल है उसको लीगल नोटिस भेजनी है। उस नोटिस पे सब लिखा होगा कि मैं आपने उसको इतना सामान बेचा था और अतुल ने आपको 10,000 का चेक दिया था जो बाउंस हो गया है अतुल की गलती से, क्योंकि अतुल ने पैसा रुकवा दिया, या तो अतुल के पास पैसे ही नहीं है फिर भी उसने आपको चेक दिया। तो यहां पे क्या होता है, आपको पता कैसे चलेगा चेक बाउंस हुआ? आपके पास जो है ना एक चेक बाउंस का मेमो आता है, उस मेमो से आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। तो उस 30 दिन के अंदर अंदर आपको अतुल को लीगल नोटिस भेजनी है।
और जैसे ही अतुल लीगल नोटिस रिसीव करेगा उस दिन से अतुल के पास 15 दिन है, ठीक है। और उस 15 दिन के अंदर अतुल को आपको पैसे देने हैं। अगर वो नहीं दे पाया तो जो 16वां दिन है ना, 16वां से आपके पास 30 दिन है। और अभी मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाता हूं। अभी 1 जनवरी 2024 को आपने डिमांड नोटिस ड्राफ्ट किया और वो अतुल को दे दिया। मैं आपको और थोड़ा पहले लेके जाता हूं। अभी समझो 1 जनवरी को आपको बैंक का मेमो आया कि आपका चेक जो है वो आपने डिपॉजिट किया था, जो अतुल ने आपको दिया था, वो बाउंस हो गया। और उस तारीख को आपको लीगल नोटिस आपने ड्राफ्ट कर ली और वो अतुल को भेज दी, ठीक है। उसी दिन बाय पोस्ट भेज दिया आपने, और वो बाजू में रहता है तो वो तुरंत पहुंच गया। अब 1 जनवरी से अतुल ने वो नोटिस 1 जनवरी को रिसीव कर लिया। अब 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अतुल के पास टाइम है आपको पैसा देने का। अगर वो पैसा दे देता है तो केस वहां पे ही खत्म हो जाता है। अगर वो नहीं दे पाया 15 दिन तक, 1 जनवरी से 15 दिन के अंदर, तो 16वां जो दिन है ना, 16 जनवरी, वहां से आपके पास 30 दिन का और टाइम है। आपको पूरा 138 का केस ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे और वो आपको जो है वो कोर्ट में देना पड़ेगा, तब जाके वो केस फाइल होगा, ठीक है। अब आपको लीगल नोटिस अतुल को कब भेजनी है? जैसे ही आपके हाथ में चेक रिटर्न का मेमो आता है ना, उस मेमो से लेके आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। अभी जैसे 1 जनवरी का, ये 1 जनवरी को आपके हाथ में बैंक ने मेमो दिया कि अतुल का जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, और आपके पास 1 जनवरी से 30 जनवरी तक आपके पास टाइम है कि अतुल को लीगल नोटिस भेजो। अब आपने 1 ही जनवरी को भेज दिया, तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अतुल के पास टाइम है पैसा देने का आपको। अगर नहीं दे पाया तो 16 जनवरी से 16 फेब तक आपके पास टाइम है केस फाइल करने का, ठीक है। तो 30 प्लस 15 प्लस वापिस 30, ठीक है, ये टाइम फ्रेम है। नॉन पेमेंट विद इन नोटिस पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि अतुल ने 15 दिन में आपको पैसे नहीं दिया, तो ऐसे में भी आप केस फाइल कर सकते हो। वैलिड चेक प्रेजेंटेड ऑन टाइम, मतलब इसमें आपका भी गलती नहीं होना चाहिए। अभी जैसे अतुल ने आपको चेक दिया और आप जा रहे हो 2 साल बाद डिपॉजिट करने, तो बाउंस ही होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है 3 महीने या 6 महीने का वैलिडिटी होता है चेक का। अगर कोई आपको चेक देता भी है और आप 10 साल बाद उसको डिपॉजिट करोगे तो बाउंस ही होगा, उसमें अतुल का कोई गलती नहीं है। आपको क्या करना है, आपको विद इन लिमिटेशन में आपको चेक को फाइल करना है। अगर आप नहीं करते तो आपका गलती है, फिर अतुल के ऊपर आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो वो आपका ही नुकसान है, उसमें आपका गलती है, अतुल का नहीं है, ठीक है। इट शुड बी अ लायबिलिटी अतुल राइट्स यू अ चेक फॉर ₹10,000 फॉर सम वर्क यू डिड, you deposit it but it bounced due to insufficient fund or etc reason. But if Atul writes you a check out of love and affection without buying anything from you, and if that check get bounced, then in such case you cannot file a check bounce case. मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट नंबर जो 5 है ना, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए। अभी समझो अतुल जो है वो आपका भाई है। आपने क्या किया, उसको एक जमाने में मतलब अतुल ने आपको चेक दे दिया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अतुल ने सोचा कि चलो आप मेरे छोटे भाई है, मैं उसको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। उसने आपको चेक दे दिया लव एंड अफेक्शन के, वो एक भाई दूसरे भाई को पैसा देता है ना, ऐसे ही लव एंड अफेक्शन में। तो उसने पेमेंट दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब वो चेक बाउंस होता है तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अतुल का कोई लायबिलिटी नहीं था, उसने लव एंड अफेक्शन में दिया। आप चेक कब बाउंस फाइल करोगे चेक बाउंस का केस? जब अतुल का कोई लायबिलिटी है। अभी मैं आपको समझाता हूं। अतुल ने आपकी दुकान से कुछ खरीदा 10,000 का सामान, और अतुल आपको चेक देता है कंसिडरेशन में। अभी आपने सामान बेचा तो आपको पैसा तो चाहिए ना, तो अतुल ने आपको चेक दे दिया। अगर ऐसा कोई चेक बाउंस होता है तो आप केस कर सकते हो, क्योंकि उसमें अतुल का लायबिलिटी है आपको पे करने का, अतुल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पे करने का। लेकिन लव एंड अफेक्शन में क्या होता है, आप केस फाइल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अतुल ने ऐसे ही दिया था और वो बाउंस हो गया। तो अतुल लायबल नहीं आपको पैसा देने का, उसने ऐसे ही दिया था और वो बाउंस हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 5 बहुत जरूरी है। हमेशा आप केस फाइल नहीं कर सकते चेक बाउंस का। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कैन नॉट फाइल अ चेक बाउंस केस,
मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन है जहां पे आप चेक बाउंस का केस फाइल नहीं कर सकते? सब वो जो पॉइंट नंबर 5 है जो मैंने आपको बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लव एंड अफेक्शन वाला था। अगर सामने वाला ऐसे ही आपको पैसा देता है चेक में तो आप केस नहीं कर सकते। अगर उसका अगर लायबिलिटी है तो ही आप कर पाओगे। लायबिलिटी मतलब उसने आपसे कोई सामान खरीदा या फिर आपने कोई सर्विस उसको दिया और उसका कोई पैसा अटक रहा है, तो आप कर सकते हो केस फाइल 138 में, अदरवाइज नहीं कर सकते। When we cannot file a check bounce case, you cannot file a check bounce case under 138 section in a few situation। ये जो नीचे की जो सिचुएशन है उसके वो अगर मिलती जुलती है आपके साथ तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन है नो डिमांड नोटिस। इफ अ चेक बाउंस यू मस्ट सर्व अ लीगल डिमांड नोटिस विद इन requesting payment within 15 days। It will not be feasible to file a case at the first if you have not sent this notice। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर वाला। सबसे पहले आपको चेक बाउंस हुआ आपके साथ, आपको यहाँ पे लीगल नोटिस भेजनी है। जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो लीगल नोटिस का है। अगर जो मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बताया था 30, 15 और 30, जब आपके हाथ में चेक का मेमो हाथ में आता है, उस मेमो से लेके आपके पास 30 दिन है फाइल करने का। और अगर और इस 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजनी है सामने वाले को, अतुल को। और जैसे ही वो अतुल रिसीव करता है, नोटिस उसके हाथ में आती है बाय पोस्ट, तो उस रिसिप्ट के दिन से 15 दिन है अतुल के पास आपको पैसा देने के लिए। अगर वो नहीं दे पाया तो जो 16वां दिन है, 16वां से आपके पास अगेन 30 डेज है। ठीक है, जैसे 16वां दिन है 16 जनवरी, तो आप 16 फरवरी तक आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन देना पड़ता है और वो जज के ऊपर है कि आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने डिमांड नोटिस भेजनी। अगर नहीं डिमांड नोटिस भेजी तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा है चेक अमाउंट पेड विद इन 15 डेज ऑफ नोटिस। मतलब यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, अतुल ने 15 दिन के अंदर पैसा दे दिया। पॉइंट नंबर 2 है ना, उसमें देखो लास्ट में लिखा है 15 दिन। जैसे आप अतुल को नोटिस भेजते हो, उसने 15 दिन में आपको पैसा दे दिया, 15 दिन के अंदर अंदर या 15वें दिन पे, तो भी आप केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा आपको मिल गया। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चेक नोट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड। मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि कोई आपको अगर चेक देता है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर या फिर 3, कुछ बैंक में 6 महीना है, कुछ बैंक में 3 महीना है, तो आपको उस वैलिडिटी पीरियड में ही चेक को फाइल करना है, डिपॉजिट करना है बैंक में। अगर अगर किसी ने आपको आज चेक दिया और आप 25 साल बाद जा रहे हो और आपने डिपॉजिट किया बैंक में और वो बाउंस हो गया, तो आप केस फाइल नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और बैंक प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो चेक होता है ना, वो एक ओरिजिनल पेपर होता है। जब आप चेक को डिपॉजिट करने जाते हो तो उसको यूवी लाइट होता है, यूवी लाइट, वो लोग चेक करते हैं कि चेक का पेपर है असली या नकली है। उसके बाद ही वो चेक को प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। अगर बैंक वाले ने चेक बनाने को, जो चेक का जो पेपर होता है ना जिसमें प्रिंट होता है, फिर यूवी लाइट मार के वो लोग स्कैन कर, जैसे 500 का नोट होता है उसमें फोटो दिखता है लाइट में रखते हो तो, ठीक है, वैसे यूवी लाइट मारते ही आपको पता चलता है कि चेक का जो पेपर है वो असली या नकली है। अगर बैंक ने ही चेक छापने में गलती कर दिया है, जो चेक बुक होता है वो चेक बनाने में ही गलती कर दिया है, और ऐसा चेक कोई बाउंस होता है, तो आप अतुल के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अतुल का गलती नहीं है उसमें। वो इतनी छोटी प्रॉब्लम होती है कि अतुल को भी नहीं पता होगी। ठीक है, यूवी लाइट हर कोई नहीं वापरता, बैंक वाले वापरते हैं। अब बात करते हैं, हाउ मेनी केसेस कैन वी फाइल इन सिंगल चेक दैट बाउंस। देखिए दोस्तों, जब चेक बाउंस होता है ना, तो आप 2 केस फाइल कर सकते हो। पहला 138 केस जो मैंने अब तक बताया पूरा ऊपर तक, 138 केस जो वो क्रिमिनल केस है, सामने वाले को जेल हो सकती है, सामने वाले को ऑर्डर मिलता है कि भाई आप जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सामने वाले को सजा दे के आपको कुछ फायदा नहीं है, आपको तो पैसे से मतलब है, बराबर है। अगर सामने वाला जेल में जाता भी है तो उसमें आपका कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे जस्टिस मिला, लेकिन आपको पैसे भी चाहिए। तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए आपको रिकवरी सूट यानी कि समरी सूट आप फाइल कर सकते हो। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो 2 केसेस आप फाइल कर सकते हो अगर एक चेक बाउंस होता है। ठीक है, जो चेक बाउंस हो उसमें आप 138 भी कर सकते हो, और जो चेक बाउंस हुआ
एक ही चेक में आप 138 और समरी सूट दोनों कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 138 केसेस आर क्रिमिनल केसेस एंड द अक्यूज विल गो टू जेल, बट मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिकवर, दैट्स वाई समरी सूट इज इंपॉर्टेंट टू रिकवर दैट अमाउंट। मतलब 138 केस जो है वो एक क्रिमिनल केस है। अब सामने वाले को सिर्फ आप जेल में भेज के क्या ही कर लोगे, आपको पैसे की जरूरत है, पैसा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज में। सामने होकर जेल हो गई, आपको खुशी भी मिल गई कि चलो मेरे को जस्टिस मिला, लेकिन कैसा होता है पैसा जरूरी है तो आप समरी सूट फाइल कर सकते हो। अभी उसका अगर आपको वीडियो जानना है कि क्या प्रोसीजर है, कौन सी केस कोर्ट में जाएगा, तो उसका अलग वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। लिमिटेशन टू फाइल चेक बाउंस केस एंड हाउ टू काउंट दैट लिमिटेशन। देखिए दोस्तों, जब चेक बाउंस होता है ना, तो आप कभी भी टाइम लिमिट के अंदर ही आप फाइल कर सकते हो। अभी समझो आज 2024 में कोई चेक बाउंस होता है और आप 2050 में जाओगे केस फाइल करने, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो कुछ रूल्स है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट मतलब जो जो बैरेक्ट है उसमें लिखा है, लिमिटेशन टू फाइल अ चेक बाउंस केस एंड हाउ टू काउंट दैट लिमिटेशन। गेट द बाउंस इंटीमेशन, you have 30 days from the day your bank informs you about that bounce check to send legal demand notice to the person who issued a check। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास 30 दिन का टाइम है सामने वाले को नोटिस भेजने का। अभी जैसे पहली तारीख है 1 जनवरी, उस तारीख को आपको पता, उस तारीख को आपके हाथ में बैंक का रिटर्न मेमो आया कि अतुल का जो चेक है वो बाउंस हो गया है आपकी बैंक में, ठीक है। अब उसी तारीख को आपने लीगल नोटिस बनाया और सामने वाले अतुल को उसी तारीख को भेज दिया। मैं आपको एग्जांपल थोड़ा इजी कर रहा हूँ, जनरली इतना जल्दी होता नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे अलग अलग डेट दिया तो। फिर 1 जनवरी को अतुल रिसीव करता है, उस 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक आपके पास, अतुल के पास टाइम है आपको पैसा देने का। अगर 15 दिन तक अतुल पैसा नहीं दे पाया तो 16 तारीख से लेके 16 जनवरी से लेके 16 फरवरी, मतलब जो फेब्रुआरी है 16, वहां तक आप जो है वो 30 दिन का टाइम है, आप ड्राफ्टिंग करोगे केस का और आप फाइलिंग करोगे। आप 16 फेब्रुआरी को भी फाइल कर सकते हो। अगर 16 तारीख के बाद आपको करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है, उसके लिए आपको कंडोनेशन डिले का एप्लीकेशन देना पड़ता है। अभी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वेट फॉर रिस्पॉन्स। अभी आपने अतुल को नोटिस तो भेज दिया, लेकिन उसको वो नोटिस पढ़ेगा, वो अपने वकील से बात करेगा, अगर केस सच्चा है तो आपको पैसे दे भी सकता है वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है अतुल के पास पैसे नहीं है तो वो ना भी दे पाए, या तो वो आपको पैसा दे देगा या तो रिटर्न में कोई नोटिस भेजेगा कि आपने जो नोटिस भेजा है उसका जो फैक्ट है वो गलत है। फाइल द केस, इफ यू डोंट रिसीव पेमेंट विद इन 15 days ऑफ सेंडिंग द नोटिस, यू हैव 1 month टू फाइल द कोर्ट कंप्लेंट अगेंस्ट देम। दिस 1 month पीरियड स्टार्ट आफ्टर 15 day वेटिंग पीरियड इज ओवर। मतलब मैंने क्या बोला था कि 15 जनवरी तक आपको पैसा नहीं मिला, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, तो आप 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक आपके पास 30 दिन का टाइम है कि आप केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना पड़ता है। इन विच कोर्ट टू फाइल चेक बाउंस केस। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि चेक बाउंस क्या है, कैसा है, लिमिटेशन क्या है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा रफली, लेकिन कौन सी कोर्ट में जाना है वो भी जरूरी है। अगर आप किसी वकील को हायर करते हो तो वो आपका काम इजी कर देगा, लेकिन आप नहीं कर पाए तो आप खुद भी बना के केस फाइल कर सकते हो, खुद का केस खुद भी लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम रेगुलर पर्सन हो जिसको कानून का कुछ नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट फॉर चेक बाउंस केस एट द कोर्ट वेयर आइदर द ब्रांच दैट होल्ड्स द चेक इज लोकेटेड और द कोर्ट वेयर यू मेंटेन द अकाउंट। मतलब जो पेई है, मतलब जिस जगह पे, जिस एरिया में आपका जो बैंक का ब्रांच है उस जगह पे, या तो फिर आप जिस जगह पे बैंक का आपका अकाउंट होल्ड करते हो आप, वहां पे उस लोकेशन में जो कोर्ट आती है नजदीक में, वहां पे आप चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेयर द चेक वाज इशूड रिटर्न, मतलब जिस जगह पे चेक लिखा गया था वहां पे। वेयर द चेक वाज सपोज टू बी कैश्ड, मतलब जिस बैंक ब्रांच में आप केस फाइल कर चेक डिपॉजिट करोगे, उस बैंक के आजू बाजू में जो कोर्ट है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है,
MM कोर्ट भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो। वेयर यू डिपोजिटेड द चेक एट योर बैंक, ठीक है, वेयर द बैंक रिटर्न द चेक ड्यू टू इनसफिशियंट फंड, मतलब बैंक क्या करती है, जब पैसा इनसफिशियंट होता है ना, तो वो आपको मेमो भी भेजेगी और साथ में आपको चेक जो है, वो जो चेक बाउंस हुआ वो भी भेजेगी कि भाई साहब देखिए आपका जो केस चेक है वो बाउंस हुआ है, और आप सामने वाले को बोलो कि आपको कैश भरा है। अभी चेक बाउंस होता है तो आपको पेनल्टी भी लगती है 300 रुपया, बैंक टू बैंक वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट है, वहां पे आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग, तो पॉइंट नंबर 3 को फॉलो करते हैं। जहां पे चेक डिपॉजिट हुआ, अभी समझो आपका ब्रांच जो है वो ABC जगह पे है, ABC एरिया का नाम है, वहां पे आपका बैंक का ब्रांच है। तो उस ब्रांच के आजू बाजू का जो पहला कोर्ट आता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है, सिटी सिविल सेशन कोर्ट हो जाता है, हाँ, फिर उसका अपील जो है वो हायर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जो पहला कोर्ट है वहां पे आप जा सकते हो। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपके नजदीक में अगर फैमिली कोर्ट है तो वहां पे चले जाए, फैमिली कोर्ट में सिर्फ फैमिली मैटर जाएंगे, चेक बाउंस के नहीं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू कौन से कोर्ट है, और वहां जाके भी आप पूछ सकते हो। आप एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हो जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, जिसको MM कोर्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो सिर्फ मैं चेक बाउंस की बात कर रहा हूं। अगर आपको समरी डालनी है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है समरी सूट के लिए। वेर यू सेंड द नोटिस टू द पर्सन हु wrote द चेक, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। जनरली क्या करते हैं जो एडवोकेट होते हैं, अगर अतुल ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो आप किसी एडवोकेट को हायर करोगे, और वो जो है वो फिर ये केस प्रोसीडिंग करेगा। तो वो लोग का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पॉइंट नंबर 3, वेर यू डिपोजिटेड द चेक एट योर बैंक। वो सबसे बेस्ट प्रूफ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ यू आर लेट टू फाइल अ चेक बाउंस केस। अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि 30 + 15 + 30, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। अब उतने में आप अगर चूक गए तो आप क्या करोगे, तो आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। यू कैन फाइल अ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन स्टेटिंग the reason for the such delay and that delay is genuine. If the court thinks that the reason is genuine, then the court may allow you to file a complaint under section 138 NI Act. Court can reject the condition of delay application also. मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास स्टिल एक होप है कि अगर आप टाइम लिमिट चूक गए तो आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वो कोर्ट के ऊपर है कि आपको परमिशन दे कि नहीं। अगर नहीं देती है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसका अलग प्रोविजन है कि अगर डिले हो गया तो क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं चेक बाउंस के लिए। आप व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो। जनरल आजकल तो डिजिटल जमाना है, सबके पास स्मार्टफोन आ गए हैं। तो एक जमाना था जब आदमी फोन पे ही बात करता था, लैंडलाइन पे, तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं होता था। लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग इतना इफेक्टिव नहीं होता, उसके लिए बहुत ही प्रूव करना पड़ता है कि इसका ही आवाज़ है, दूसरे का आवाज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट, अभी आजकल लोग जो है वो टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सअप यूज करने लगे। व्हाट्सअप पे मैसेज करते कि भाई साहब मेरा पैसा दे दो, आपका चेक बाउंस हुआ है। तो उसका स्क्रीनशॉट, उसके नंबर दिखे उस तरह से आपको जेरोक्स करके उसका प्रिंट आउट लेके जो केस का पेपर है उसके पीछे स्टेपल या स्टिचिंग करके आपको कोर्ट में जमा करना है। दूसरा है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर सामने वाले का होता है वो भी आप लगा सकते हैं। खुद का तो लगाना ही है, सामने वाले का लगाना है तो आप लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेब्ट और लायबिलिटी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अतुल जो है वो आपका भाई है, और उसने ऐसे ही आपको पैसा चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो आप केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन था, वो कोई उसका ये नहीं था कि भाई भेज दो करके। लव एंड अफेक्शन में अगर वो चेक देता है, वो बाउंस हो गया, तो आप केस नहीं कर सकते। लेकिन अतुल आपके दुकान में से कुछ चीज खरीदता है, तो अतुल का जवाबदारी बनता है कि वो आपको पैसे दे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है और अतुल ने आपको चेक दिया और वो बाउंस हुआ, तो आप कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब अतुल ने आपके पास से सामान खरीदा 10,000 का, तो आपके पास उसका बिल होगा, या फिर आपने सामान बेचा उसको, उसने आपको वो रेगुलर कस्टमर है वो भी आप बता सकते हो।
तो वो प्रूफ होना जरूरी है। देखिए, इसलिए आपको बिल बनाना जरूरी है। कभी कभी लोग बिना बिल के काम करते हैं, तो अगर आप इस तरह से फंस गए तो आपके उसको प्रूफ नहीं रहेगा, इसलिए बिल हमेशा बनाइए। ओरिजिनल चेक, द ओरिजिनल चेक बाउंस चेक इटसेल्फ, मतलब जो ओरिजिनल क्या होता है, जब चेक बाउंस होता है ना, तो बैंक आपको चेक रिटर्न देती है, प्लस चेक का जो मेमो है, रिटर्न चेक का रिटर्न मेमो, वो भी देती है। वो चेक ओरिजिनल होता है। जो वही चेक जो आपने डिपॉजिट किया अपने हाथों से, वही चेक आपको रिटर्न मिल जाता है। उसके साथ एक बैंक का मेमो होता है। मेमो मतलब एक छोटा लेटर होता है, उसमें लिखा होगा कि चेक जो है बाउंस हो गया। तो आपको ओरिजिनल चेक फाइल में डाल के आपको कोर्ट में दे सकते हैं। अगर आप पहले जेरोक्स देते हो तो आपको बाद में वो चेक कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। चेक रिटर्न मेमो मैंने आपको समझा दिया, चेक रिटर्न मेमो भी आपको देना है। प्रूफ ऑफ नोटिस डिलीवरी, अभी ये सब हो गया। अब आपने पेमेंट के लिए एक सामने वाले अतुल को नोटिस भेजा, लीगल नोटिस, उसका जेरोक्स भी आप लगा सकते हो। उस नोटिस के साथ आपको जो ट्रैकिंग शीट होती है ना, जिसमें आप ट्रैक करते हो चीजों को, आप क्या, आप कैसे भेजोगे, स्पीड पोस्ट से भेजोगे। तो जो स्पीड पोस्ट है उसका आप जो ट्रैकिंग है कि नोटिस का जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो गया, आपको लीगल नोटिस भी भेजनी है जो आपने अतुल को भेजी, और उसका जो पोस्टल रिसीट है उसका ट्रैकिंग शीट निकालो इंडिया पोस्ट वेबसाइट से, जो दिखाता हो कि आपका जो नोटिस है वो अतुल को सक्सेसफुली पहुंच गया। तो उसका प्रिंट आउट लेके आप केस में लगा सकते हो। तो कुल मिला के इतने डॉक्यूमेंट है जो आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पनिशमेंट के बारे में। Issuing a bounce check is a crime in India under Section 138 Act. This can result in an imprisonment for up to 2 years, a fine up to twice the check amount or even both. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अतुल ये प्रूव हो जाता है कि अतुल जो है वो गिल्टी है चेक बाउंस केस में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उसको 2 साल तक जेल में रखने का ऑर्डर दे सकती है कि अतुल को 2 साल का जेल हो जाएगा। दूसरा जो फाइन है वो ट्वाइस द अमाउंट, अभी जैसे 10,000 का चेक था, ठीक है, तो कोर्ट बोले कि भाई 20,000 दो, किसको, आपको, ठीक है, आप विक्टिम है इस केस में। या तो दोनों हो सकती है, या तो उसको जेल भी होएगा और साथ में आपको 20,000 देने का भी ऑर्डर आएगा, क्योंकि चेक 10,000 का था। तो यहाँ पे लिखा है ट्वाइस द अमाउंट, तो 10,000 का डबल कितना होता है, 20,000। या तो उसको जेल होगी या आपको 20,000 देना पड़ेगा, या दोनों हो जाएगा, जेल और 20,000 दोनों भी। अब बात करते हैं दोस्तों बेल के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट, डिपेंडिंग ऑन द केस, द कोर्ट एंड द जजेस डिस्क्रिप्शन, देयर मे बी अ वेरिएशन इन प्रैक्टिस प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर द गेटिंग रिलीज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ का प्रोसीजर अलग हो सकता है। अगर आप गुजरात में जाते हो, वहां पे चेक बाउंस फाइल करते हो, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो एक्ट है चेक बाउंस का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वही फॉलो एग्जैक्टली वही होता है। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करती है। अगर कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जज जो है वो तारीख पे तारीख नहीं देते, तुरंत फैसला कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ इसमें ऐसा है कि भाई थोड़ा चांस देते हैं सामने वाले को कि भाई आप जो है वो पेमेंट कर डालो, अभी भी टाइम है। या फिर जो एडवर्स ऑर्डर है वो पास नहीं करते, जैसे एक्स पार्टी है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं, अभी ये पॉइंट है, रिक्वेस्टिंग रिलीज फ्रॉम द डिटेंशन। द रिलेवेंट कोर्ट विल रिसीव बेल एप्लीकेशन फ्रॉम योर लॉयर asking for your release from detention. These demands are usually made in situation of check bounce under Criminal Procedure Code CRPC under section 437। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेशनल फॉर पब्लिकेशन, चलो वो पॉइंट मैं बाद में समझाता हूँ। आपको रिक्वेस्टिंग रिलीज मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको सेक्शन 437 में आपको बेल का अप्लाई करना है, और वो बेल का अप्लाई करते ही कोर्ट जो है वो आपका केस जो है वो प्रोसीड कर सकता है। Rationale for publication and promises acceptable for discharge. Case involving check bounce case are often classified as a crime for which bail is easy। यहाँ पे क्या चेक बाउंस में जनरली बेल मिल जाती है, क्योंकि चेक बाउंस एक बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। अतुल ने कोई मर्डर तो नहीं किया ना, खाली गलती से चेक बाउंस हो गया उससे, तो ऐसा मतलब उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। हाँ, अगर उसने कोई मर्डर किया है तो बेल मिलना मुश्किल है, लेकिन चेक बाउंस में जनरली बेल जो है वो मिल जाती है। दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड गारंटर।
the court may ask for the either the bail bond or a financial guarantee, such as guarantor who will ensure your appearance. You would have to provide a cash deposit as a security or your guarantor. और यहाँ पे क्या होता है, जो अतुल है उसको बेल मिल गई समझो, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो अतुल पे कुछ कंडीशन रखेगी। मतलब इसमें क्या होता है, अतुल जो है उसके पास से कोर्ट जो है वो कुछ डिमांड करेगी कि भाई आप इतना पैसा कोर्ट में दे दो। तो इससे क्या होता है, अतुल जो है वो बेल पे छूटने के बाद हर तारीख को कोर्ट में अपीयर होएगा। अगर नहीं हुआ तो कोर्ट जो है वो पैसा जो है वो जब्त कर लेगी और उसको कभी नहीं मिलेगा। तो अतुल को माइंड में एक डर रहेगा कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा जो डिपॉजिट हुआ पैसा है वो जमा हो जाएगा हमेशा के लिए। और दूसरा जो है वो गारंटर भी जमा करता है, मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो श्योरिटी होता है, वो श्योरिटी देता है कि हाँ अतुल को मैं लेके आऊंगा हर तारीख पे। कोर्ट जो है वो ऐसे ही नहीं छोड़ती, हर चीज का एक मतलब होता है दोस्तों। हियरिंग फॉर रिलीज, मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, 437 सेक्शन में आपने एप्लीकेशन डाला। दूसरा यहाँ पे कंडीशन भी हुआ, ठीक है। हियरिंग ऑफ द रिलीज, कोर्ट अपीयरेंस हुआ, केस का सुनवाई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलीज रिक्वायरमेंट एंड मीटिंग देम। फ्रीडम कंडीशन, मतलब यहाँ पे फ्रीडम कंडीशन में क्या होता है, जो अतुल है उसके ऊपर कोर्ट बोले कि भाई आप इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाओगे विदाउट परमिशन, आप जो है वो विटनेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप जो है वो जो विक्टिम है उसको परेशान नहीं करोगे वगैरह वगैरह। और उसका जो आधार, उसका जो पासपोर्ट है वो जमा कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वगैरह वगैरह। और पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी है हर टाइम वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें कंडीशन होती है, वो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर कंप्लायंस होता है। अभी कंप्लायंस मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक्सेप्टेबल फॉर डिस्चार्ज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो वही कंप्लायंस है। बेल मिल जाता है तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ते, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कैश जमा करना है बैंक कोर्ट के अंदर एक कैश डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप अपना जो पेमेंट है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन कैसा होता है, वो जमा करने के बाद आपको रिसीट जो वो कोर्ट में देनी है, उसके बाद जो है एक लेटर बनता है, वो पुलिस स्टेशन में जाके आपको छुड़वा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं कंप्लायंस। जो कंप्लायंस मतलब जो बेल जज ने दिया उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करना है, तो वही चीज जो है वो कंप्लायंस में आती है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फिनिश अ चेक बाउंस केस। देखिए दोस्तों, कम से कम 1 साल तो लगता ही है, और कभी कभी 1 साल से ज्यादा हो जाता है। मिनिमम 1 साल तो लगता ही है जहां तक मैंने देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल प्रोसीजर इन 138 केस में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो सबसे पहले आता है डिमांड लेटर भेजो, सेट विद इन 30 days फ्रॉम द बाउंस, विद इन 30 days आफ्टर रिसीविंग द न्यूज। मतलब यहाँ पे आपको चेक का जो मेमो मिलता है बैंक से, वो मेमो मिलते ही आपको 30 दिन के अंदर आपको सामने वाले अतुल को नोटिस भेजनी है। दिस नोटिफिकेशन ऑफर्स अ पीसफुल रिजोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट दैट चेक अमाउंट बी पेड विद इन 15 days। मतलब आपने अतुल को नोटिस भेजा और अतुल को बोल रहे हो कि आप 15 दिन में पैसा वापस दे दो, लेकिन अतुल ने नहीं दिया। और आपको क्या करना है, नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का टाइम पीरियड है, आपको वेट करना है, खाली कुछ नहीं करना। द ऑपोजिट पार्टी हु इश्यूड अ चेक हैज 15 days टू रिप्लाई टू द नोटिफिकेशन, पे द अमाउंट, ठीक है। आपको क्या करना है, 15 आपने सामने वाले को नोटिस भेज दिया, और नोटिस जैसे ही वो रिसीव करते हैं वहां से आपको 15 दिन तक आपको वेट करना है। वो वेट के अंदर अगर सामने वाला आपको पैसा दे देता है तो केस वहां पे खत्म हो जाता है। अगर नहीं दे पाया तो पॉइंट नंबर 3 आता है, फाइलिंग द कंप्लेंट विद इन 30 days ऑफ द अनआंसर्ड नोटिस। You have 15 days to pursue a criminal prosecution if there is no response or a settlement. If a delay exceeds 30 days, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 दिन को यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। ये पैराग्राफ जो है वो थोड़ा फॉर्मेटिंग में इशू हुआ है, जो पॉइंट नंबर 3 है ना, विद इन 30 days ऑफ अनआंसर्ड नोटिस, ये 30 days बराबर है। अभी समझो ये पॉइंट नंबर 2 है ना, वेटिंग पीरियड, तो वहां से 15 दिन से जैसे ही 15 दिन खत्म होता है, सामने वाले को नोटिस गया, जो लास्ट 15 दिन है वहां से लेके 30 दिन तक आपके पास टाइम है। तो उस 30 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है 138 का।
Court filing procedure. The complaint is submitted to the relevant magistrate court, usually situated near the accused person bank. Court employees provide original document for verification. The court set up a hearing of a statement if they are satisfied. मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपने केस फाइल कर दिया, जो कोर्ट का जो डिपार्टमेंट है वो आपका केस फाइल जो चेक करेगी, ऑब्जेक्शन है वो निकालेगी, उसके बाद आपका केस जो है वो रेडी टू गो हो जाता है, मतलब वो जज के पास चला जाएगा और वो जो है आपका केस जो है चालू हो जाएगा. अब पांचवा पॉइंट है शोन स्टेटमेंट. द कंप्लेनेंट शोज अप इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस. द मजिस्ट्रेट में समन द अक्यूज टू अपीयर बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट. मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपको सबसे पहले खुद जाना है. केस फाइल हो गया उसके बाद सिर्फ कंप्लेनेंट वहां पे होता है, क्योंकि सामने वाले को अभी पता ही नहीं है कि केस फाइल हो गया. आप अपीयर होगे, जज आपको सवाल पूछेगा कि चेक बाउंस कब हुआ, क्यों हुआ, और चेक आपको क्यों दिया गया था वगैरह. जैसे ही जज को लगता है कि हाँ केस जो है वो जेन्यून है, तो वो सामने वाला जो अतुल है ना उसको समन भेजेगी. समन क्या होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है. एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे लिखा होता है कि अतुल को इस तारीख को इतने बजे कोर्ट में आना है, बस. अगर नहीं आया तो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ली जाएगी. अब छठा है अक्यूज अपीयर. अभी यहाँ पे समन भेज दिया, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में समन भेज दिया, ठीक है. अब छठे पे जो अतुल है वो कोर्ट में दूसरी तारीख को हाजिर हो गया. अपॉन रिसीविंग द समन्स द अक्यूज इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कोर्ट. अगर यहाँ पे क्या होता है, अन अरेंज वारंट में बी इश्यूड, अगर ये नहीं हुआ तो, ठीक है. द अक्यूज में एंटर द गिल्टी और नॉट गिल्टी प्ली इफ दे विश टू अपीयर. बेल में बी इश्यूड और विदाउट गारंटर और श्योरिटी. श्योरिटी कैन बी रिप्लेस विद अ मॉनिटरी डिपॉजिट, ठीक है. अब बात करते हैं प्ली रिकॉर्डिंग. तो अक्यूज इज आस्क्ड टू एंटर प्ली बाय कोर्ट. सेंटेंस इज इम्पोज इमीडिएटली अपॉन गिल्ट प्ली. मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो अतुल है वो जो विटनेस बॉक्स है वहां पे जाएगा और वहां पे खड़ा होएगा, तो कोर्ट उसको पूछेगी कि आपके खिलाफ जो आरोप है उसको आप एक्सेप्ट करते हो क्या. अभी कौन से आरोप, आपने जो चेक बाउंस का केस फाइल किया उसके वो एक आरोप हो गया कि अतुल की वजह से चेक बाउंस हुआ. तो कोर्ट अतुल को पूछेगी कि वो एक्सेप्ट है क्या. अगर अतुल हाँ बोलता है तो तुरंत उसका ऑर्डर आ जाता है, तो आपको पूरा केस चलाने की जरूरत नहीं है. अगर अतुल ना बोलता है कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं है, मुझे वकील करना है, मैं इस केस को चलाऊंगा, तो फिर वो केस लंबा चलता है. अब एविडेंस आता है, जैसे मैंने आपको बताया चेक का मेमो हो गया, खुद ओरिजिनल चेक जो रिटर्न हुआ वो हो गया, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट हो गया वगैरह वगैरह. वो सारी चीज़ें आप एफिडेविट के साथ कोर्ट में दे सकते हैं. द अक्यूज विल क्रॉस एग्जामिन यू, ठीक है. दोनों पार्टी के जो विटनेस है वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे एक दूसरे को, और बाद में जो है वो डिफेंस के स्टेटमेंट आ जाता है यहाँ पे. द अक्यूज इज गिवन अ चांस टू फाइल एविडेंस एंड प्रोवाइड देयर ओन क्या बोलते हैं, वो खुद का इन्फॉर्मेशन देगा फॉर असिस्टेंट. देखे समवन विटनेस इन प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है. ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका. बात करते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में. आफ्टर प्रेजेंटिंग देयर पोजीशन बोथ पार्टीज में मेक रेफरेंस टू पर्टेन टू द प्रायर कोर्ट डिसीजन. मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्रोवाइड रिटन आर्ग्यूमेंट दैट समराइज द स्पोकन आर्ग्यूमेंट. मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप आर्ग्यूमेंट बोल के भी कर सकते हो और लिखित में भी दे सकते हो. लिखित में देने का एक अलग फायदा है कि वो उसमें गलती होने का चांस कम है, क्योंकि आपने सब लिख के दिया है. बोल के क्या होता है, कभी कभी जज को कन्फ्यूजन हो जाता है. लिखने में आप केस के जो आपके सपोर्टिंग फेवर में जो केसेस जजमेंट है जो पास हुए वो भी आप दे सकते हैं. अब लास्ट में आता है ऑर्डर. ये ऑर्डर अगर हो गया तो आपका जो केस जो है वो खत्म हो जाता है. हाँ, अगर जो अतुल है उसको वो ऑर्डर पसंद नहीं आया तो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट में. अभी जैसे ऑर्डर पास हुआ 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी से लेके 29 और जो पहली तारीख है 28 का महीना है तो दूसरा तारीख मार्च का. तो ऐसा आपको गिनना है, देखना है मैन्युअली अपनी हाथ से गिनना है कि कितने तारीख बची है. तो 30 दिन के अंदर वो सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं. देखिए इस वीडियो में दोस्तों कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा.
तो अगर यही चीज़ मुझे सिखानी थी आपको कि चेक बाउंस में आप क्या क्या कर सकते हो, और यही चीज़ ज़रूरी है दोस्तों कि आपको पता रहे कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको क्या करना चाहिए। चेक बाउंस का केस जो ऐसा है जो बहुत चलता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो आपकी जो लाखों का करोड़ों का अमाउंट है वो अटक सकता है। अगर आप एडवोकेट रखते हो तो आपके लिए ईजी है। अगर आप नहीं रख पाते किसी रीज़न की वजह से तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो दोस्तों। शुक्रिया।